नमस्कार, मैं सुदेश चौधरी और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे राजपूत काल की। अपने इतिहास की श्रृंखला में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी राजपूत काल के जो कुछ प्रमुख वंश हुए थे उनके बारे में बात की थी। हमने वहाँ पर 4-5 वंशों का वर्णन कर लिया था। अब इससे आगे के वंशों की जो वर्णन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो राजपूत काल के वंशों की श्रृंखला में हमारा अगला वंश है जो हमने चौहान वंश पढ़ा था, उसके बाद गढ़वाल वंश। इस वंश का जो पूर्वज है वो यशो विग्रह था और इस वंश को चंद्रवंशियों की संतान जो है कहा गया है, यानी कि जो ये वंश उपजा था वो चंद्रवंशियों से उपजा था। स्वतंत्र रूप से इस वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था चंद्रदेव। उसने लगभग 1085 में चंदेल राज कीर्तिवर्मा के सेनापति गोपाल को हराकर इस राज्य की स्थापना की थी। इसने वाराणसी को अपनी राजधानी बनाया था और चंद्रदेव के बाद मदनपाल और मदनपाल के बाद उसका पुत्र गोविंद चंद्र इस वंश का महान शासक बना था। गोविंद चंद्र के बाद जो है और भी शासक बने विजय चंद्र, और जो इस वंश का अंतिम शासक था वो था जयचंद, यानी जिसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली वो व्यक्ति था जयचंद्र। जो जयचंद था इसका सबसे प्रबल शत्रु जो था वो था पृथ्वीराज चौहान। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इन दोनों के बीच चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध करते हुए जयचंद की मृत्यु हो गई थी, यानी कि जयचंद जो है पराजित हो गया था और यह मारा गया था। इसके दरबार का जो प्रमुख राजकवि था वो संस्कृत विद्वान हर्ष था। इसने नैषध चरित व खंडन खाद ग्रंथों की रचना की थी। जयचंद की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने जो राज्य था इसका जो जीता था वो इसके पुत्र हरिश्चंद्र को वापस लौटा दिया था, यानी कि जो शासन करने वाला लास्ट व्यक्ति था वो जयचंद ही रहा था। लेकिन इस वंश का जो अंतिम शासक की बात करी जाए तो वो था हरिश्चंद्र। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर आक्रमण करके गढ़वाल वंश का अंत कर दिया था। इसके बाद जो हम अगले वंश की बात करते हैं वो है कलचुरी वंश। जहाँ तक हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो इस वंश का जो पहला ज्ञात शासक माना जाता है वो माना जाता है कोक्कल देव। लेकिन इस वंश की स्वतंत्र रूप से स्थापना करने वाला जो शासक था वो था लक्ष्मण राज। इस वंश में कुछ और शासक भी हुए थे, गंगेदेव एवं लक्ष्मी कर्ण। ये जो शासक थे इन शासकों ने उस समय लक्ष्मी शैली के सिक्के चलाए थे जो कि सोने, चांदी और तांबे के बने हुए होते थे। लक्ष्मी कर्ण जो था इन्होंने वाराणसी में कर्ण मेरु नामक शिव मंदिर तथा प्रयाग में गंगा के किनारे कर्ण तीर्थ नामक घाट भी बनवाया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था विजय सिंह। इसके बाद जो हमारा राजपूत काल का अगला वंश था वो था सेन वंश। सेन वंश का जो उदय हुआ था वो बंगाल में हुआ था और इस वंश का जो पहला संस्थापक रहा था वो था सामंत सेन। ये जो सेन वंशी थे ये कर्नाटक के मूल निवासी थे और इस वंश का जो स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता स्थापित करने वाला व्यक्ति था वो था विजय सेन। इसकी दो राजधानी बनाई थी इसने, एक थी विजयपुरी और दूसरी थी विक्रमपुर। विजय सेन ने देवपाड़ा में
प्रद्युम्नेश्वर शिव के एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको अपने जो सिलेबस है इसमें सबसे मुख्य चीज़ें यही हैं कि आपको जो है इस तरह की चीज़ों को याद रखना है, जैसे कि सेन वंश के किस शासक ने प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ आपको यही चीज़ें जो आपके इसमें बताई जा रही हैं, इनका योगदान क्या रहा है, ये सभी छोटे छोटे से वंश रहे थे और इन वंशों में कौन कौन से ऐसे प्रमुख शासक हुए जिन्होंने की कुछ स्पेशल यानी कि कोई इनकी प्रमुख देन हमें रही है। तो यही चीज़ें आपको जो है याद रखनी हैं। तो विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव के एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विजय सेन के बाद जो अगला शासक बना था वो था बल्लाल सेन। इसने स्मृति ग्रंथ, दान सागर तथा ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी। यानी कि विजय सेन के बाद जो अगला शासक बना बल्लाल सेन, इसने स्मृति ग्रंथ लिखा जो था दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ लिखा जो कि अद्भुत सागर था। यानी इन दो ग्रंथों की इसने रचना की थी। इसके बाद जो इस वंश का अगला शासक था वो था लक्ष्मण सेन। इसने गोंड के पास लक्ष्मणवती नगर बसाया था। यानी कि लक्ष्मणवती नगर किसने बसाया था? लक्ष्मण सेन ने। और लक्ष्मणवती को ही इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। 1198 ईस्वी में इसने लक्ष्मण संवत चलाया था। यानी कि 1198 ईस्वी में इसने एक संवत भी चलाया जिसका नाम रखा लक्ष्मण संवत। इसका जो दरबारी कवि था वो था जयदेव। जयदेव को आपने सुना भी होगा। जयदेव की एक प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद। ठीक है, एवं धोई, पवन दूत। ठीक है, ये इसके जो है प्रमुख दरबारी कवि थे। कौन कौन थे? जयदेव एवं धोई। धोई ने लिखी थी पवन दूत और जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण देव को पराजित करके बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। अब इस वंश के अंतिम शासक की बात आती है तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो रहा था केशव सेन। के बाद हम बात करेंगे कश्मीर के प्रमुख राजवंशों की। कश्मीर में 3 प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ था। पहला था कारकोट वंश, दूसरा था उत्पल वंश और तीसरा था लोहल वंश। जब हम कश्मीर के राजवंशों की बात करते हैं तो कश्मीर के राजवंशों की जो प्रमुख जानकारी हमें मिलती है वो हमें मिलती है कल्हन के राज तरंगिनी नामक ग्रंथ से। यानी कि जो एक क्रमबद्ध रूप से एक ग्रंथ लिखा गया है कल्हन का राज तरंगिनी, उसमें कश्मीर के प्रमुख राजवंशों के इतिहास के बारे में बात की गई है। तो हमें जो सारी जानकारी मिलती है वो इसी ग्रंथ से मिलती है, यानी कि राज तरंगिनी से। सबसे पहले हम बात करेंगे कारकोट वंश की। इस वंश को की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था कारकोट और इसी के नाम पर इस वंश का नाम कारकोट पड़ा था। इस वंश का जो पहला संस्थापक रहा था वो था दुर्लभ वर्धन। इसके बाद इसका पुत्र बना था जिसका नाम था दुर्लभक। इसने प्रतापपुर नामक नगर की स्थापना भी की थी। फिर जो दुर्लभक था इसके 3 पुत्र थे, चंद्रापीड़, तारीपीड़ और मुक्तापीड़। इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ था वो हुआ था मुक्तापीड़। मुक्तापीड़ ने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को पराजित करके कन्नौज पर जो है अपना अधिकार जमा लिया था और अरबों को पराजित करके तिब्बत पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था। मुक्तापीड़ ने चीन में अपने दूत मंडल को भेजा था और अपने दूत मंडल को भेजकर इसने वहाँ पर अनेक बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसने एक परिहासपुर नामक नगर भी बसाया था। मुक्तापीड़ ने
सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर भी बनवाया था। यानी कि इस वंश में जब बात की जाती है कारकोट वंश में, तो सबसे प्रमुख नाम आता है मुक्तापीड़ का, जिसने कि जो है अनेक बौद्ध मंदिरों का और हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया, परिहासपुर नामक नगर बसाया। इसके अलावा इसने सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर भी बनवाया था। इसके बाद इसने भूतेश में शिव मंदिर और जो परिहासपुर था उसमें केशव के विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इस वंश का जो अंतिम महान शासक हुआ था, यानी कि जिसने शासन किया, वो था विजयादित्य। और इस वंश का जो अंतिम शासक रहा था वो था उत्पला पीड़। तो ये था आपका कारकोट वंश का। अब आते हैं अगले वंश पर, जिसका नाम है उत्पल वंश। उत्पल वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था आपके कारकोट वंश का जो अंतिम शासक रहा था उत्पला पीड़, उसका मंत्री सूर्य। इसने अवंती वर्मन को शासक बनाकर इस वंश की स्थापना की थी। अवंती वर्मन ने सूर्यपुर व अवंतीपुर नगर नाम के 2 नगरों की स्थापना की। इसके बाद जो अगला शासक बना वो था शंकर वर्मन, और शंकर वर्मन के बाद इसका पुत्र गोपाल वर्मन। इसके मंत्रियों ने इसे गद्दी से उतारकर इसकी माता सुगंधा को शासिका बना दिया था, और कुछ समय के बाद सुगंधा ने ही जो है इस वंश पर शासन किया था। तो उत्पल वंश के बाद हम बात करेंगे अगले वंश की, जिसका नाम है लोहर वंश। इस वंश का जो प्रमुख संस्थापक था वो था संग्राम राज, यानी कि इस वंश की स्थापना करने वाला संग्राम राज था। लेकिन इस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक बना था उसका नाम था अनंत। अनंत के बाद इसका पुत्र हर्ष जो था वो इस साम्राज्य का प्रमुख जो है शासक बना था। कल्हन, आपने नाम सुना ही होगा कल्हन का राजतरंगिणी ग्रंथ। कल्हन हर्ष का ही आश्रित कवि था। 1099 ईस्वी में हर्ष के राज्यकाल में जो है एक अकाल पड़ गया था, और इसी अकाल के दौरान जो है 2 भाई थे जिनका नाम था उच्चल और सुसल। इन दोनों भाइयों ने विद्रोह कर दिया था, और आंतरिक विद्रोह के कारण ही हर्ष मारा गया था। इसके बाद लोहर वंश जो है यहीं समाप्त हो गया था। फिर जो उच्चल था उसने लोहर वंश 2 की स्थापना की थी, और इस वंश का जो अंतिम शासक रहा था वो था जय सिंह। तो ये थे हमारे उत्तर भारत के प्रमुख राजपूत वंश, जिनका वर्णन हमने यहाँ पर किया। इसके बाद हम जो इसमें बात करेंगे उत्तर भारत के जो ये राजपूत वंश रहे थे, इनकी प्रमुख शासन व्यवस्था या फिर इनके उस समय के समाज की व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। राजपूत काल की अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इस समय जो है 4 प्रमुख वर्ग जो है समाज में रहते थे। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राजपूत काल में अगर स्त्रियों के बारे में बात की जाए तो इस समय में जो स्त्रियां थीं वो आंख मूंद कर पति की आज्ञा का पालन करती थीं। स्त्रियों के लिए वेदों को पढ़ना वर्जित माना जाता था, और इस समय में जो विवाह की आयु थी वो 8 वर्ष निर्धारित थी। इस समय में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, समाज में विभिन्न प्रकार की वेश्याएं भी होती थीं, और इस समय में देवदासियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में लगभग 350 देवदासियां थीं। इस समय में कुछ विद्वान स्त्रियां भी हुई थीं, जबकि आपने देखा कि पीछे कहा गया कि इस समय में वेदों को पढ़ना बहुत वर्जित माना जाता था, यानी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी इस समय में कुछ विद्वान स्त्रियां हुई थीं, जिनमें कि प्रमुख रूप से भारती, जो कि मंडन मिश्र की पत्नी थी, उसका वर्णन भी यहाँ पर जो है मिलता था। ऐसा माना जाता है कि भारती ने अपनी प्रखर बुद्धि से
जो आप 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने अपनी बुद्धि से शंकराचार्य को भी चुप करा दिया था। इस काल की जो प्रमुख कवित्रियां हैं उनमें इंदुलेखा, शीला लक्ष्मी, भट्टारिका, मोरिका, सुभद्रा, वज्जिका और पद्मश्री प्रमुख मानी गई हैं। इस समय में कुछ ऐसी प्रशासिकाएँ भी रही हैं जिन्होंने कि शासन किया था, जिनमें सुगंधा, सूर्यमती और दिद्दा ऐसी जो है रही हैं जिन्होंने कि कश्मीर पर शासन किया था। काकतीय वंश की कदंबा, चालुक्य वंश की मोला देवी ने वनवासी प्रांत पर शासन किया था। चालुक्य विक्रमादित्य की बहन अक्का देवी व इसकी पत्नी लक्ष्मी देवी भी प्रमुख योद्धा थीं। इस समय में बहुत से स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर आदि का निर्माण भी हुआ था और इस समय में नागर शैली के मंदिर जो है वो बुंदेलखंड में, गुजरात में, उड़ीसा में और राजस्थान में बनवाए गए थे। नागर शैली में जो है प्रमुख रूप से ऊपर से नीचे तक वर्गाकार रूप में जो है मंदिर बनाए जाते थे। इसके बाद इस समय में द्रविड़ शैली का भी प्रमुख जो है रूप से विकास हुआ और इसमें जो मंदिर होते थे वो नीचे से वर्गाकार और ऊपर से गुंबदों के आकार के होते थे। इन मंदिरों के जो शिखर होते थे वो कई मंजिले होते थे। पल्लव वंश में, चोल वंश में और राष्ट्रकूट वंशों में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इस समय में बेसर शैली का भी बहुत ज़्यादा जो है विकास हुआ था। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का जो मिश्रण है वो बेसर शैली कहलाता है। इस शैली के मंदिरों में लक्कड़ी का काशी का विश्वेश्वर मंदिर, इत्तगी का महादेव मंदिर तथा हलेविद का होयलेश्वर मंदिर जो है प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। तो ये हमने आज जो है वर्णन किया संपूर्ण राजपूत वंश का। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजपूत वंशों का वर्णन करेंगे, जो कि हमारे प्रमुख रूप से 3 रहे हैं, आपके चालुक्य वंश, चोल वंश और पल्लव वंश। इसके अलावा जो है राष्ट्रकूट वंश भी दक्षिण भारत के ही उसमें आता है, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो हमें आशा है कि जो आज हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने इसकी प्रमुख बातों को याद भी कर लिया होगा। इस वीडियो को इसी के साथ जो है हम समाप्त करते हैं। नई वीडियो में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को लेकर के मैं जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।